हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं REC PDCL। इन्होंने हैंड ओवर किया कल्लम ट्रांसको लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल टू डैश। तो REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये एक होली ऑन्ड सब्सिडरी है REC लिमिटेड की एंड उन्होंने 2 प्रोजेक्ट ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल हैंड ओवर किए, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है कलम ट्रांसको लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये किसको डिलीवर किया, ये किसी को हैंड ओवर किया, तो ये इंडिग्रेड को हैंड ओवर किया। जो दूसरा है वो है जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये किसको हैंड ओवर किया, ये टाटा पावर को हैंड ओवर किया। राइट, मार्क करके चलेंगे। तो ये 2 स्पेशल पर्पस थे, प्रोजेक्ट थे जो हैंड ओवर किए गए, कल्लम ट्रांसको लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडिग्रेड को एंड जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन ये टाटा पावर को हैंड ओवर किया गया। यहीं पर अगर हम देखें ऑन 5th of April, REC Power Development and Consultancy Limited, wholly owned subsidiary of REC Limited, handed over 2 project specific purpose vehicle, Kallam Transco Limited and जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक, फिर यहीं पे अगर हम बात करें कल्लम ट्रांसको लिमिटेड की, ये वॉज फॉर्म फॉर द वेस्टर्न रीजन नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम इन द कल्लम एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड ये एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को हैंड ओवर किया गया था टू इंटीग्रेट 2 लिमिटेड एंड इंटीग्रेट 1 लिमिटेड कंसोर्टियम को।
फिर जलपरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो इसको हैंड ओवर किया गया टू टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अगर हम आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर चेयरमैन कौन रहेंगे? चेयरमैन है विवेक कुमार देवांगन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, एंड 2007 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया सेट द टारगेट टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट बाय विच ईयर। हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं किस ईयर तक? तो 2047, हम जानते हैं 2047 में इंडिया की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमें 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे बाय द ईयर 2047। ये इंडिया के द्वारा टारगेट सेट किया गया है। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस रिपोर्ट AK मोहाटी जी जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, इनके द्वारा यहाँ मेंशन किया गया कि इंडिया प्रोड्यूस करेगा 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। देन यहीं पे अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज प्रिपेयरिंग अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर अमृतकाल जो एम कर रहा है टू अचीव न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लाख मेगावाट बाय 2047। द ब्रीड रिएक्टर्स ये जनरेट करेंगे 3 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर, लाइट रिएक्टर्स 17.6 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेट करेंगे, वाइल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स ये 40 to 45 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिपोर्ट ने ये और बताया कि जो हमारा कोल यूसेज है वो डाउन हो जाएगा इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगर ये डाउन हो जाता है तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जैसे न्यूक्लियर पावर। वहीं पर जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है एंड यूजर्स की वो अभी 18% है, वो बढ़ के 47 से 52% हो जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी शेयर इन द टोटल फाइनल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे 2047 तक पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अभी रिपोर्ट हमने देखी थी वो थी सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। ये रिपोर्ट का नाम था। ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा रिलीज की गई थी। ये रिपोर्ट 3 अप्रैल को रिलीज की गई एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात के द्वारा, IIM अहमदाबाद के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया था। ठीक है। एंड इसी में याद रखेंगे अगर मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात कर रहा हूं तो चेयरमैन कौन थे? AK मोहाटी जी जो कि है अजीत कुमार मोहाटी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1948 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डेवलप करने की बात की एक प्लांट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन विच स्टेट। तो लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जैसे पुराने लैपटॉप्स, टीवीज, आपके पुराने फ्रिज, पुराने मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, करेक्ट, ये सब आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए एंड लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करने के लिए एक प्लांट सेटअप करने की बात की गई। कहाँ पर होगा ये प्लांट? ये होगा उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ पर होगा ये प्लांट? उत्तराखंड में होगा। और यहाँ पे याद रखेंगे इसी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इन्होंने टाई अप करा किसके साथ? रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। करेक्ट। आई रिपीट, TDB एंड रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे टाई अप करा गया ताकि एक प्लांट सेटअप किया जा सके जो कि एक रिसाइकलिंग प्लांट होगा जहां पर आपका लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। ये प्लांट होगा कहां पर? उत्तराखंड में सितारगंज में होगा। ठीक है, उत्तराखंड के सितारगंज में। 15 करोड़ रुपए लागत रहेगी इस प्लांट की। करेक्ट। फिर यहीं पे देखें थ्रू दिस एग्रीमेंट जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है ये 7.5 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूट करेगा एंड इनका एम रहेगा कि जो सर्कुलरिटी है एंड इंडिया का जो रिलायंस है इंपोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स पर उसको रिड्यूस किया जा सके। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना इसमें आपके बहुत सारे प्रीशियस मटीरियल्स होते हैं, करेक्ट, इंपॉर्टेंट मिनरल्स मटीरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उसको जो हमारा डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज पे फॉर इंपोर्टिंग दोज मेटल्स उन पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट। ये मिनरल्स, ये मेटल्स हमें डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखें तो जो एस्केलेटिंग इंपोर्ट्स हैं ई वेस्ट का पर्टिकुलरली स्पेंट ऑन द लिथियम आयन बैटरीज, ये इंपॉर्टेंस जो इसके बेसिकली बोले तो जो रिसाइकलिंग का इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को कहीं दफना देते हैं, मतलब एज फॉर बोले तो लैंडफिल में डाल देते हैं, तो वो लैंडफिल में ना केमिकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लैंडफिल भी वहाँ का आसपास का एरिया भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए हम वो भी नहीं कर सकते। तो लिथियम आयन बैटरीज को हमें रिसाइकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आने वाले टाइम में भी देखेंगे चूँकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक
बेसिकली जो बैटरीज है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आजकल सर्कुलेशन में आ गई हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरीज की जो रिसाइकलिंग मार्केट है, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी क्लोज टू $14.89 बिलियन बाय 2030, और ये 21.6 CAGR की ग्रोथ से बढ़ रही है फ्रॉम $3.79 बिलियन इन 2021। अगर उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पर, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क्स देखें तो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी आपका यहीं रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। इन्होंने अनवेल किया न्यू लोगो। इस न्यू लोगो की टैगलाइन देख सकते हैं, वो रहेगी फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ ये टैगलाइन रहेगी आपकी इस नए लोगो की। CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट, CCL ये एक नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कैटेगरी 1 मिनी रत्ना CPSU है अंडर द, और ये कहाँ सिचुएटेड है, रांची झारखंड में। CCL इट इज़ वन ऑफ द 11 फुली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनीज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। CCL की बात करें तो इन्होंने प्रोड्यूस किया 86.1 मिलियन टन्स ऑफ कोल फिस्कल ईयर 2024 में। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने लॉन्च किया न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। तो अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे के द्वारा नई गोल्ड बैक करेंसी को लॉन्च किया गया, ZIG, इससे वो हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये रिप्लेस कर देगा जिम्बाब्वे डॉलर को। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, इन्होंने नई करेंसी लॉन्च किया है जिम्बाब्वे गोल्ड, जो कि बैक्ड होगी बाय गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी से, ताकि इसकी जो लोकल करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए यूज होती थी, उसको अब खत्म किया जा सके। देखो, जब भी हम किसी करेंसी को गोल्ड से बैक करते हैं ना, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करेक्ट, उसमें लिक्विडेशन बहुत कम होता है, लिक्विडिटी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जितना गोल्ड होगा अब आपकी कंट्री के पास, उतनी ही आप करेंसी सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड बैक्ड करेंसी हो जाती है। बहुत सारी करेंसी गोल्ड बैक्ड होती हैं। इवन अभी ब्रिक्स के द्वारा बोला जा रहा था कि हमें गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करेंगे, ताकि जो यूएस का डोमिनेंस है, यूएस डॉलर का डोमिनेंस है ग्लोबली, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक, अभी हमने देखा कि इंडिया का जो डॉलर है वो 83, वो इंडिया रुपीज़ अगर डॉलर के अगेंस्ट देखें तो 83 के मार्क से भी ऊपर ट्रेड हो रहा था। पहले एक टाइम पे हम देखते थे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये होता था, तो अब एकदम 83 हो रखा है। तो यही रीज़न होता है कि जैसे जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, करेक्ट, और जो रुपी है उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरती रहेगी। तो ये चीज़ों को बैक करने के लिए ये चीज़ ना हो सके, इससे क्या होगा कि जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन सर्विसेज अगर हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। ठीक, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब यूएस से अगर हमें कुछ भी, या फिर बाहर की कंट्री से हमें कुछ भी इंपोर्ट करना है, तो हमें अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर देखें तो कुछ एक साल पहले मान लो 80 रुपये था और अब बढ़ के 83 हो गया है। तो ये जो 3 रुपये का डिफरेंस आ गया ना, तो अब हमें हर डॉलर के लिए 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो वहीं पर हमें हर डॉलर पर 3 रुपये अब ज़्यादा मिलेंगे। तो कमिंग बैक, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने अभी नई गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की है, ZIS। यहीं पे देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, दे शुड कन्वर्ट द करंट जिम्बाब्वियन डॉलर्स जो उन बैंक्स के पास हैं बाय 5 अप्रैल। 21 दिन तक उनको अलग से ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। एंड जो नए नोट्स हैं ZIG के गोल्ड बैक जिम्बाब्वियन करेंसी के, वो 30 अप्रैल से सर्कुलेशन में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ZIG ये एक बैक्ड है कंपोजिट मेटल से। अगर हमने देख लिया, ये बास्केट ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसी एंड प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड से बैक रहेगी। एंड $1 के हिसाब से पर US डॉलर यहाँ पे 13.56 जिम्बाब्वियन गोल्ड करेंसी इनको मिलेगी। यहाँ पे जो डोमिनेशंस निकलेंगे वो है 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे ने अडॉप्ट किया था US डॉलर को 2009 में हाइपर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। फिर उन्होंने न्यू जिम्बाब्वियन डॉलर अपनी करेंसी लॉन्च की 2019 में, करेक्ट, लेकिन उसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट 100% उसने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया। एंड अब वापस से इन्होंने 2024 में अपनी खुद का गोल्ड बैक करेंसी को लॉन्च किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, सिडबी ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। देखो, सिडबी का काम ही यही होता है। सिडबी क्या है, बेसिकली आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका एम क्या रहता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, MSMEs हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, राइट, हम उनको हेल्प कर सकें। करेक्ट, जो जिनके छोटे बिजनेस हैं हम उनको हेल्प कर सकें ताकि वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें। तो सिडबी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अनियन लाइफ के साथ पार्टनर किया ताकि माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जा सके टू गिग वर्कर्स।
गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो अर्न करते हैं शॉर्ट टर्म जॉब्स के बेसिस पे, जो ट्रेडिशनल और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती उनकी, एंड ये फ्रीलांसर्स होते हैं, ऑफन इन प्लस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इन द सर्विस सेक्टर। तो यहीं पे याद रखेंगे सिडबी ने इन्होंने पार्टनर किया बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप अनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि इनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ को ये यूज कर सके फॉर अ पायलट टू ऑफर माइक्रो लोन्स इन गिग वर्कर्स को। ठीक है, यहीं पे जो कर्मा लाइफ प्लेटफॉर्म है ये एनेबल करेगा गिग वर्कर्स को टू एनहेंस माइक्रो लोन्स थ्रू अ मोबाइल ऐप, एलिमिनेटिंग एक्सटेंसिव पेपर वर्क, एंड दिस विल सपोर्ट द गिग वर्कर्स टू मैनेज द लिक्विडिटी नीड्स ऑफ देयर एंटरप्राइज एक्टिविटीज एंड असेस देयर क्रेडिट रिस्क, फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. This partnership will help the bank understand and assess the new and emerging enterprise classes of gig workers while developing new mechanism to assess their credit risk. सिडबी की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शिवा सुब्रमण्यम रमन जी, हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में, एंड 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और लखनऊ यूपी का याद हो तो ये पहली एआई सिटी बनने जा रही है, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर टाटा म्यूचुअल फंड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए 6 नए फंड्स एंड 3 इंडस्ट्री फर्स्ट रहेंगे। अगर इनके बारे में देखें, इनकी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी एंड एनएफओ पीरियड में इनको लॉन्च किया गया फ्रॉम अप्रैल 8 टू अप्रैल 22। ये जो 6 फंड हैं देखें तो टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, ये आपका हेल्थ केयर बेस्ड होगा। फिर टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, जिसमें अगर हम देखें 50-30-20 के शेयर में होगा आपका लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। देन टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-30-20 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड, तो यहाँ पे 50-30-20 के रेशियो में लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप रहेगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके शेयर्स रहेंगे, इक्विटी रहेगी। देन टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड, तो ऑटो सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ कार, मोटरसाइकिल, हैवी व्हीकल्स एक्सेट्रा। टाटा निफ्टी रियलिटी सेक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस फंड, ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट भी है कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद अ मैक्सिमम ऑफ 20 स्टॉक्स, एंड जो स्टॉक की लिमिट है एक स्टॉक 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द क्यूमुलेटिव वेट ऑफ टॉप 3 स्टॉक्स टू नॉट मोर देन 62%। जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो 62% से टुगेदर तीनों मिला के 62% नहीं होना चाहिए, और जो पहला एक स्टॉक है जो टॉप स्टॉक है वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कैनरा बैंक, इन्होंने अभी रिसेंटली सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ये सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये कहाँ पर है सोसाइटी? आईआईटी बॉम्बे की ये सोसाइटी है। तो कैनरा बैंक एंड साइन ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन्होंने सेटअप एक पार्टनरशिप करी, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं अक्रॉस इंडिया हम उनको हेल्प कर सकें टू ग्रो। अंडर दिस कैनरा बैंक स्टार्टअप स्कीम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई, अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई, ताकि जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, हम उनको ग्रो करने में हेल्प कर सकें एंड उनको आगे ले जा सकें। अगर ये बात करें साइन की, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेटअप की गई थी 2004 में, करेक्ट। इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एट आईआईटी बॉम्बे, एंड ये इंक्यूबेटर का काम करती है, एंड ये हेल्प करती है, एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कर सके, ताकि वो सक्सेस हो सके। नेक्स्ट आ जाता है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड, EMSL, इन्होंने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि एक मेंबर है ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एंड ये 330 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई इन CCDs क्या होते हैं? कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एंड यहाँ पे जो अमाउंट ये यूज़ किया जाएगा ना, बेसिकली आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड, इनका एम क्या है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, कार्डियक केयर सेंटर्स को सेटअप कर सकें, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में, करेक्ट, जहाँ पे हम नए मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट ला सकें, बेड कैपेसिटी बढ़ा सकें, कार्डियक केयर सेंटर्स को लाया जा सके, एंड इवन वीमेंस को हम एंकरेज कर सकें ताकि वो मेडिसिन फील्ड में अपना प्रोफेशनल ग्रोथ देख सकें। तो इसीलिए EMSL ने एक एग्रीमेंट साइन किया IFC के साथ, ताकि रेज कर सकें 330 करोड़ रुपीज इन द फॉर्म ऑफ CCDs। EMSL की बात करें तो ये फाउंड किया गया था 2004 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, तो वो हैं पीटर पेलेग्रिनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, पीटर पेलेग्रिनी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया के, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 53% वोट से इन्होंने इवन कॉरकॉक को डिफीट किया, एंड पीटर पेलेग्रिनी ये सक्सीड करेंगे जुजाना कैप्टुवो को, जो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी स्लोवाकिया की, एंड ये छठे प्रेसिडेंट बन गए हैं अब स्लोवाकिया के, जो ये ओथ लेंगे 15 जून 2024 को।
नेक्स्ट अगर इनकी बात करें पीटर पेलेग्रिनी की, तो ही इज़ द चेयर ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी पार्टी। इन्होंने फाउंड किया था वॉइस सोशल डेमोक्रेसी इन 2020। Prior to this, he was a member of Direction Social Democracy. He served as the PM of Slovakia from 2018 से 2020 and Minister of Health and इन्होंने सर्व किया दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक। इन्होंने सर्व किया एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया 2016 से 2018 एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस 2014 में। ऑल्सो ये स्पीकर रह चुके हैं ऑफ द नेशनल काउंसिल फ्रॉम 2014 से 2016। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में जो इंडिया की पहली वीमेन बनी जो रिप्रेजेंट करेंगी एज जूरी मेंबर वो है बिलिकिस मीर। ये एक वाटर स्पोर्ट प्रमोटर एंड एथलीट हैं, ये कैनोइस्ट थी, करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली वीमेन बनी फ्रॉम इंडिया जो सर्व करेंगी एज अ जूरी मेंबर एट द 2024 के समर ओलंपिक गेम्स में जो कि पेरिस फ्रांस में होंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। बिलिकिस ये नॉमिनेट की गई थी एज अ जूरी मेंबर बाय द इंडियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन। 2008 में इन्होंने क्वालिफाई किया एज अ जूरी मेंबर फॉर एन एग्जाम्पलरी कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस एट द टॉप सपोर्टिंग इवेंट, जिसमें इंक्लूड था एशियन गेम्स 2023 के एंड हांगझो चाइना में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंडवैगन 1। बैंडवैगन 1 की मदद से अभी 11 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया एंड ये बैंडवैगन 1 जो ये पहला राइड शेयर मिशन है, कहाँ पे, फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। कहाँ से लॉन्च किया गया, इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इन फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। बैंडवैगन जैसे मैंने बताया 11 सैटेलाइट्स ये कैरी करता है इनटू स्पेस। 11 सैटेलाइट्स में से देखें तो कोरिया की 425 सेट, हॉकाई 360 क्लस्टर 8 एंड 9, टीवैक इंटरनेशनल की सेंट्योरी 6, IPQS की सिंथेटिक अपर्चर रडार 7, देन कैपेला का स्पेस कैपेला 14 एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की TSAT 1 है। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि टोटल 11 सैटेलाइट्स हैं, ये बैंडवैगन 1 ने कैरी करी फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। एंड यहीं पे याद रखेंगे 425 प्रोजेक्ट की सैटेलाइट जो रहेगी साउथ कोरिया की है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 11 सैटेलाइट्स जो कि बैंडवैगन 1 के द्वारा कैरी की गई, ठीक है। और यहीं पे याद रखेंगे ये फैल्कन 9 रॉकेट ये क्या है कि रीयूजेबल रॉकेट है। तो इंडिया का भी टारगेट है इस डेकेड का 2021 से 2030 के बीच कि हमें भी एक रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप करना है, करेक्ट। अगर मैं स्पेसएक्स की बात करूं तो फाउंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CTO कौन रहेंगे, एलॉन मस्क। नेक्स्ट आ जाते हैं रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने अभी जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीत लिया है, करेक्ट, टेक इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इनका थर्ड टाइटल रहेगा 2024 का। ये जो आपका जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुई थी, सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स में हुई थी, सुजुका जापान में 5 से लेकर 7 अप्रैल तक। यहीं पर देखें तो मैक्स वर्स्टैपन ने टॉप किया, सर्जियो परेज एंड कार्लोस सेंस जूनियर। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं, सर्जियो परेज रेड बुल के ड्राइवर हैं, कार्लोस सेंस जूनियर फेरारी के ड्राइवर रहेंगे। अगर मैं बात करूं मैक्स वर्स्टैपन की तो ये बेल्जियन डच हैं, सर्जियो परेज ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं एंड आपके कार्लोस सेंस जूनियर ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ हाइलाइट्स देखें जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स की तो मैक्स वर्स्टैपन का ये थर्ड जैपनीज टाइटल रहेगा 2022, 2023 और अब 2024 में इन्होंने जीता एंड ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली ये आपका जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता। इससे पहले माइकल शुमाकर ने जीता था जो कि फरारी से रिटायर हुए हैं 2000 में, 2001 और 2002 में कॉन्जिक्यूटिवली इन्होंने यहाँ पे जीता था। फिर इसकी बात करें तो जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन का थर्ड टाइटल रहेगा 2024 का। इससे पहले सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई एंड मैक्स वर्स्टैपन का ये 57th विन है एंड 101वां पोडियम फिनिश रहेगा इन हिज ड्राइविंग करियर। इसी के अलावा अगर देखें तो 8 अप्रैल को जो 2024 जो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप स्टैंडिंग थी, इट इज टॉप बाय रेड बुल रेसिंग होंडा रेसिंग टीम विद 141 पॉइंट्स, फॉलोड बाय फरारी 120 पॉइंट इन सेकंड एंड मैक्लेरन मर्सिडीज थर्ड पोजीशन में विद 69 पॉइंट्स। ये जो कंस्ट्रक्टर स्टैंडिंग रिप्रेजेंट करती है पॉइंट्स जो अर्न किए जाते हैं बाय द टॉप पोजीशंस ऑफ द 2 ड्राइवर्स ऑफ ईच टीम एट द ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं तो फॉर्मर आयरिश फुटबॉलर एंड इंडियन कोच जो काइनर इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। सो जो काइनर इनका रिसेंटली निधन हो गया, इन्होंने सर्व किया था हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम 1983 में। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 77। 1946 जब डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। इनकी बात करें तो जो काइनर इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था विद टोटनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब 1965 में एंड मेड अराउंड 250 अपीयरेंसेस फॉर स्पर्स। एज अ पार्ट ऑफ स्पर्स इन्होंने 1966-67 का फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप जीता, 71-72 का UFA कप जीता। देन इन्होंने ब्रिंगटन ज्वाइन कर लिया एंड ब्रिंगटन एंड होव एल्बियन
फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया 1975 में आफ्टर 12 सक्सेसफुल ईयर्स एट टोटनहम। देन इन्होंने अपना कोचिंग करियर स्टार्ट किया आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1977। इन्होंने कोच किया यूएई के क्लब शारजा एंड अल शबाब को। अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन्होंने नेपाल की टीम को भी यहाँ पे मैनेज करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा ऑब्जर्व किया गया 7 अप्रैल को 2024 में। करेक्ट, ये बेसिकली डे ऑब्जर्व किया जाता है फॉर टू ऑनर द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स जो कि पेरिश हो गए, जिनकी डेथ हो गई, राइट, जिनको मार दिया गया था ड्यूरिंग दिस 1994 जेनोसाइड। करेक्ट, यहीं पे देखें तो जो 90 अगर इस जेनोसाइड की बात करें तो रवांडन जेनोसाइड था, ये 7 अप्रैल को इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द 1994 जेनोसाइड। 100 दिन तक ये जेनोसाइड चला था टिल 15 जुलाई एंड इसके अंडर 1 मिलियन से भी ज़्यादा तुत्सी इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई थी जिनको मार दिया गया था बाय द हुतू एक्सट्रीमिस्ट लेड गवर्नमेंट इन जस्ट ओवर 100 डेज। नॉट जस्ट तुतीज, यहाँ पर जो हुतू सपोर्टर्स थे, जो हुतू लोग इनको अपोज कर रहे थे इस मैसेकेयर को, वो भी काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। ये था आपका 1994 का रवांडन जेनोसाइड एंड इसी को ऑब्जर्व करने के लिए, इसी की याद में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। एंड ऑन 23 दिसंबर 2003 यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया ये रेजोल्यूशन डिजाइनिंग 7 अप्रैल एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जेनोसाइड इन रवाना। पहली बार 2004 में इसको ऑब्जर्व किया गया था विच मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ द 1994 जेनोसाइड इन रवांडा, और इस बार हम देखें तो 2024 में इसको ऑब्जर्व किया गया, राइट। और ये 30वीं एनिवर्सरी थी 2024 की जो हमने ऑब्जर्व करी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके बाद यूनेस्को का क्या मिशन है, ये ध्यान देता है कि जो भी ऐसे जेनोसाइड्स होते हैं उसके बारे में एजुकेशनल चीज़ें लोगों को बताई जा सके। करेक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताई जा सकें ऑफ सच क्राइम, राइट। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो चीज़ें बारे में बताई जा सके, और जो यहाँ पे साइट्स थी जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया। नेक्स्ट अगर हम देखें 2024 के इवेंट, तो मार्किंग 30th एनिवर्सरी ऑफ दिस जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा, यूनेस्को कमीशन एंड एग्जीबिशन जो कि है रिमेंबरिंग द जेनोसाइड ऑफ तुत्सी, ये 5 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक होगा यूनेस्को हेडक्वार्टर में पेरिस, फ्रांस में। करेक्ट, ये एक एग्जीबिशन है इनको रिमेंबर करने के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 7 अप्रैल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड जो लोगों को जो एक हेल्थ की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए वर्ल्ड वाइड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, एंड इस बार 76th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी है, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ डे की। पहली बार कब ऑब्जर्व किया था, 1948 में। हमारा सबसे पहले याद रखेंगे WHO को फाउंड किया गया था, राइट। 7 अप्रैल मार्क्स द 76th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसको हम 7 अप्रैल को जो ये फॉर्म किया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, और 7 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, 76th एनिवर्सरी थी एंड 1948 में आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग हुई थी। यहीं पे ध्यान दें तो थीम क्या रहेगी, माई हेल्थ माई राइट, ये आपकी थीम रहेगी जो आपको याद रखनी है। करेक्ट, और 7 अप्रैल क्या है, 7 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। चलिए, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स 7 अप्रैल को हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे। करेक्ट, ये भी मार्क करके चलेंगे। जो पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 1948 में हुई थी, दे डिसाइडेड दैट WHO शुड स्पॉन्सर द एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान ये डिक्लेयर किया गया कि 1950 से स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करेंगे। करेक्ट, थीम भी हम देख चुके हैं। फिर चैलेंजेस हम क्या फेस करते हैं वर्ल्ड हेल्थ की, क्यों हम देखते हैं कि जो लोग हैं पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिजीज बढ़ती जा रही है, कोविड-19 आया, हमने देखा उससे कितना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हमने अपनी लाइफ में देखा। करेक्ट, कॉजेज ऑफ डेथ्स बढ़ते जा रहे हैं, नई नई डिजीज आ रही हैं, सोसाइटी में हंगर बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, लोगों के पास प्रॉपर एक डाइट नहीं होती है एक टाइम का खाना खाने के लिए, इतने पैसे भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें, तो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस करने हैं हेल्थ से रिलेटेड, बट वी आर ऑन ट्रैक ऑफ इट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि नए डे टू डे अगर हम देखें तो नई नई इनोवेशन होती रहती है, नई नई मेडिसिन मार्केट में आती रहती हैं जो कि इन चीज़ों को कैटर कर सकें।
फिर इसके अलावा याद रखेंगे एनएमसी एंड एनटीएफ इन्होंने लॉन्च किया माई हेल्थ माई राइट्स इनिशिएटिव फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को नेशनल मेडिकल कमीशन एंड नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव माई हेल्थ माई राइट। ये इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटेड बाय एनएमसी एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये ऑब्जर्व करते हैं 1 से 7 अप्रैल तक टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्लाइंडनेस एंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड रेगुलर आई एग्जामिनेशन बाय, ताकि जो आई से रिलेटेड जो भी डिजीज है ना हम उसके रिस्क कम कर सकें, उसके बारे में आगाह करा सकें लोगों को। करेक्ट, इसीलिए ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। करेक्ट, एंड इसकी कोई थीम नहीं थी, इस बार डिक्लेयर नहीं की गई है। एनएसपीबी जो कि है नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के द्वारा ये थीम रिलीज की जाएगी, बट अभी तक कोई थीम रिलीज नहीं की गई है। इट इज़ येट टू बी अनाउंस्ड। फिर इसी के अलावा जो आपकी जो आँख से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटी होती है ना, बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर्स, कैटरैक्ट्स, डायबिटिक एंड ग्लूकोमा की वजह से होती है। एंड जो ब्लाइंडनेस आ जाती है ये बेसिकली एक्सीडेंट्स हो गए या फिर कोई इन्फेक्शन है या जेनेटिक कंडीशन है, उसकी मदद से हम उसकी बदौलत हमें ये ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इसी के अलावा याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO एटलीस्ट 2.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैव नियर डिस्टेंट विजन इम्पेयरमेंट एंड एटलीस्ट 1 बिलियन ऑफ दीज विजन इम्पेयरमेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड और येट बी डिसएड्रेस, मतलब उनको अभी तक पता ही नहीं है उनको ये डिजीज़ है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 68 लाख लोग ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। एंड उसमें से भी अगर हम इंडिया में देखें तो 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट उन्हें हमें देखने को मिलता है। और इसलिए प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व करते हैं 1 से 7 अप्रैल तक। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, राइट, एनएसपीबी। ये फॉर्म की गई थी बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन 1959। इट वाज रजिस्टर्ड ऑन 24 अगस्त 1960 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड देन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजकुमारी अमृत कौर वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ NSPB जो कि नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। एंड 1962 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को NSPB के चीफ पैटर्न अपॉइंट किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो आप लोगों की बहुत डिमांड में रहता है, वो है वन लाइनर्स। REC PDCL इन्होंने हैंडओवर किया कल्लम ट्रांसको लिमिटेड SPV को टू इंडिग्रिड एंड जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड SPV को टू टाटा पावर। इंडिया सेट द टारगेट टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट बाय 2047 एज पर AEC चेयरमैन। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया प्लांट फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज एंड ई-वेस्ट इन उत्तराखंड। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अनवेल किया न्यू लोगो। जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया न्यू गोल्ड बैक करेंसी ZIG टू रिप्लेस जिम्बाब्वे डॉलर्स। सिडबी एंड अनियन लाइफ ने पार्टनर किया टू प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। टाटा म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया 6 इंडेक्स फंड्स को एंड 3 इंडस्ट्री फर्स्ट को। देन कैनरा बैंक ने एंड साइन ऑफ IIT बॉम्बे ने पार्टनर किया टू एम्पावर स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। EMSL ने साइन किया अग्रीमेंट विद IFC टू रेज फंड्स वर्थ 330 करोड़ रुपीज। देन पीटर पेलिग्रिनी इज सेट टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो बिलिकिस मीर ये वो पहली वीमेन बन गई टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ जूरी मेंबर। बैंड वैगन 1 इसने 11 सैटेलाइट्स को कैरी किया यूजिंग फैल्कन 9 ऑफ स्पेसएक्स। करेक्ट, एंड ये पहला राइट शेयर मिशन था। रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने अभी जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। फॉर्मर आयरिश फुटबॉलर एंड इंडियन कोच जो काइनर इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी इन रवांडा 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी 1 से 7 अप्रैल तक हम ऑब्जर्व करते हैं। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। अभी रिसेंटली संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड उर्दू के लिए संपूर्ण सिंह कारला को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद द ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था। संस्कृत लैंग्वेज के लिए 2nd टाइम दिया गया, उर्दू लैंग्वेज के लिए 5th टाइम दिया गया। एंड ये संपूर्ण सिंह कारला, इन्हीं को हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये जो GD बिरला अवार्ड होता है ना, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है आदिति सेन दे। ये वो पहली वीमेन बनी है और यही वो पहली वीमेन बनी थी जिनको 2018 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो भी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंड इनकी फील्ड कौन सी रहा है, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ये दिया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द शेवलियर दे लीजन दे ऑनर, दैट इज द नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल बी वॉचिंग, मैं देखूंगा किन बच्चों ने कमेंट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पोर्ट्स के भी करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करें। पहला, who has won the first master title by defeating Grandmaster Gukesh D of India in the finals of the 86th edition of Tata Steel Chess Tournament? तो कौन है वो है वेन वी यी, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश डी को हराया और अपना पहला मास्टर टाइटल जीता इन द 86th एडिशन ऑफ द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। करेक्ट, वी यी। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे अभी ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, राइट, ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है, वो है मैग्नस कार्लसन। इंडिया के नंबर 1 प्लेयर पूछा जाए तो आर प्रगनंदा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने यहां पे टॉप किया इन द मेडल टैली ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विद 158 मेडल्स इन जैन 2024? तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहां पे टॉप किया है 158 मेडल्स के साथ। अगर इन 158 मेडल्स की मेडल टैली में देखें तो 57 गोल्ड रहेंगे, 48 सिल्वर रहेगा एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स रहेंगे। करेक्ट, एंड यहाँ पे इस मेडल टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु, करेक्ट, एंड थर्ड पे आ जाता है हरियाणा। यहीं पर अगर हम मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो वीरा मंगाई मैस्कॉट रहेगा। करेक्ट, ये स्टैंड करता है ब्रेव वीमेन। एंड ये हुए कहाँ पे थे, तमिलनाडु में होस्ट किए गए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा एडिशन। नेक्स्ट, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर टू टेक पार्ट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले। तो अभिनव बिंद्रा जो कि एक इंडियन शूटर है, करेक्ट, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो असम के द्वारा यहाँ पे असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी, टॉर्च लॉन्च किया गया। अगर एंथम मैस्कॉट की बात की जाए, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो है अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी बेसिकली ये क्या है, एक बटरफ्लाई है एंड इसको यहाँ पे बोला गया ये एक मैस्कॉट रहेगा ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट, which of the following countries have declared joint winners of the South Asian Football Federation Under-19 Women's Championship के लिए? तो इंडिया एंड बांग्लादेश ये जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करे गए हैं, जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करे गए हैं ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के। ये 5th एडिशन था इस SAFF अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप का। करेक्ट, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश यहाँ पे जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए। किसके द्वारा होस्ट किया गया था, बांग्लादेश कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन Feb 2024? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीत लिया है, ये 4th टाइम है कि इन्होंने जीता है। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले 1988 में, फिर 2002 में और 2010 में इन्होंने जीता था और अब 2024 में वापस से इन्होंने जीत लिया है। ये 15वां एडिशन है अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। होस्ट किसके द्वारा करा गया था, इसको होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे पार्टनर किया है फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को हम प्रमोट कर सकें अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया। नेक्स्ट, टू विच कंट्री इंडिया ने रिसेंटली हैंड ओवर किया चेस ओलंपियाड टॉर्च को टू होस्ट द 45वां एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर? तो किस कंट्री को इंडिया ने होस्ट किया, हैंड ओवर किया? तो इंडिया ने हंगरी को हैंड ओवर किया एक चेस ओलंपियाड टॉर्च टू होस्ट द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर 2024। ठीक है। नेक्स्ट इन फेब द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो लास्ट ईयर अगस्त 2023 में इंडिया ने, जो इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने इलेक्शंस टाइमली नहीं कराए थे, जिसकी वजह से जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है इन्होंने सस्पेंड कर दिया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, बट अब वो बैन लिफ्ट कर दिया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री के वीमेंस बैडमिंटन टीम ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम बात कर रहे हैं वीमेंस की, सबसे पहले तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और वहीं पे अगर हम मेंस की बात करेंगे, गोल्ड मेडल जीता गया हमारी इंडिया की वीमेंस टीम के द्वारा। सेकंड पोजीशन पे आ गया थाईलैंड, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है जापान एंड इंडोनेशिया। जापान एंड इंडोनेशिया। वहीं पे मेंस कैटेगरी में बात करें तो चाइना ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल रहा मलेशिया का, एंड ब्रॉन्ज मेडल आ जाता है जापान एंड साउथ कोरिया का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, अब इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता ऑफ द बैंगलोर ओपन 2024 फरवरी में। तो किनके द्वारा जीता गया बैंगलोर ओपन, तो ये हैं साकेत मयानी एंड राम कुमार रामनाथन, इन दोनों के द्वारा मेंस डबल टाइटल जीता गया ऑफ द बैंगलोर ओपन। नेक्स्ट, इंडिया ने 5th फिनिश किया इन द मेडल टैली विद 4 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर थे। ये 11th एडिशन था आपका एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। वहीं पर अगर हम बात करें चाइना, इन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 16 मेडल्स। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। दूसरा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ जूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024 टू बी हेल्ड इन पेरिस। तीसरा, फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट, ये भी न्यूज़ में थी, किस स्टेट में लोकेटेड है। चौथा, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। एंड पांचवा, लूपेक्स, जो कि है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन सीन इन न्यूज़, ये एक जॉइंट मिशन है किच 2 स्पेस एजेंसीज के बीच में। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.